हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो हमारा एसबीआई क्लर्क प्री का एग्जाम होने वाला है। उसके लिए हम लोग लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रीजनिंग का क्वेश्चन पेपर। और इससे पहले मैं आपके साथ में मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर चुका हूं, तो अगर आपको वो वीडियो देखना हो तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। आप लोग वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। लास्ट ईयर का एग्जैक्ट जो लेवल है एग्जाम में, किस लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे, वो आपको पता चल जाएगा। तो आज रीजनिंग का पेपर डिस्कस कर लेते हैं। ये टॉपिक्स जो होने वाले यहाँ पे जो लिखे हुए हैं, ये सारे के सारे टॉपिक्स पूछे गए थे पिछले साल और इनको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं और एग्जैक्ट लेवल देख लेते हैं कि किस लेवल तक के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे। तो चलिएगा, चलते हैं सीधा क्वेश्चंस के ऊपर। तो देखिएगा, यहाँ से हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं और ये एक सिटिंग अरेंजमेंट है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। अब मैं सिटिंग अरेंजमेंट को पूरा आपको क्लियर समझाने वाला हूँ, एक एक चीज़। तो आप लोग ट्राई करना चाह रहे हो तो एक बार ट्राई कर सकते हो खुद से वीडियो को पॉज करके, और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। देखिएगा, क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा। वो बोल रहा है कि 8 पर्सन है आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग टू द सेंटर बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। यानी कि कुछ कोई 8 पर्सन है, वो क्या कर रहे हैं, एक सर्किल के अराउंड बैठे हुए हैं और सभी का फेस कहाँ पे है, इनसाइड में। सेंटर की तरफ फेस का मतलब करने का होता है इनसाइड का फेस किया हुआ है। क्लियर है? इस तरीके से 8 पर्सन यहाँ पर बैठने वाले हैं। और फिर आगे जो आपका पूरा का पूरा सिटिंग अरेंजमेंट दिया हुआ, उसके अकॉर्डिंग आपको इनको अरेंज करना है। तो आप लोग एक बार ट्राई ज़रूर करना खुद से। हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो मैं पहले क्या करता हूँ, सर्कल बना लेता हूँ और उसमें 8 पर्सन को बैठा देता हूँ। तो देखिएगा, यहाँ पे मैंने 2 सर्कल बना लिए हैं और 2 सर्कल मैंने इसलिए बनाए क्योंकि 2 कंडीशन बनानी पड़ती हैं और आप लोग कभी भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व करो तो 2 कंडीशन एक साथ बना लिया करो, क्योंकि हमें नहीं पता कि एक कंडीशन में क्वेश्चन बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा। और अगर बीच में जाके हमें पता लगता है कि यार एक कंडीशन में नहीं बन पाया, दूसरे कंडीशन की हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो फिर वो ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाता है, क्योंकि फिर क्वेश्चन को फिर से शुरू से सॉल्व करना पड़ता है। लेकिन इसमें क्या करेंगे, हम लोग साथ-साथ दोनों कंडीशन में वैल्यूज़ जो है वो पुट करते हुए चलेंगे। वो बोल रहा है कि 2 पर्सन सिट बिटवीन क्यू एंड पी। क्यू और पी के बीच में 2 पर्सन बैठते हैं, आइदर फ्रॉम लेफ्ट और राइट, या तो दाईं ओर या फिर बाएं ओर। इस तरीके से क्यू और पी के बीच में 2 पर्सन बैठते हैं, या तो लेफ्ट हैंड साइड पे बैठते हैं या राइट हैंड साइड पे बैठते हैं, फर्क नहीं पड़ता। तो मैं क्यू और पी के बीच में 2 पर्सन को बैठा लेता हूँ। मान लीजिए कि अगर क्यू यहाँ पे होता है तो 2 पर्सन छोड़ के, तो एक पर्सन मैंने यहाँ पे छोड़ा, एक पर्सन यहाँ पे छोड़ा, तो पी यहाँ पर भी हो सकता है। लेकिन अगर क्यू मेरा यहाँ पे हुआ तो एक पर्सन छोड़ के और दूसरा पर्सन छोड़ के पी यहाँ पर भी हो सकता है, क्योंकि हमें तो नहीं पता राइट हैंड साइड पे होगा कि लेफ्ट हैंड साइड पे होगा। तो ये दोनों चीज़ें मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ और इसके साथ में एक और चीज़ लिखी हुई है कि आर सिट्स इमीडिएट टू द राइट ऑफ क्यू। क्यू के राइट में कौन बैठता है, आर। तो आर तो फिक्स हो गया क्यू के राइट में। इनको मैं एक बार लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिएगा, मैंने कंडीशन बना ली है, क्यू के राइट में अगर पी बैठता है तो 2 पर्सन छोड़ के यहाँ पे बैठ जाएगा, और क्यू के लेफ्ट में अगर पी बैठता है तो 2 पर्सन छोड़ के यहाँ पे बैठ जाएगा। और क्यू के राइट में ऑलरेडी आर जो है वो बैठा हुआ है। अब देखिएगा, वो बोल रहा है कि 1 पर्सन सिट बिटवीन आर एंड एस। आर और एस के बीच में सिर्फ एक पर्सन बैठता है। तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा, आर और एस के बीच में अगर मैं आर के राइट हैंड साइड पे जाता हूँ तो एक पर्सन छोड़ के एस यहाँ पे नहीं बैठा सकता, क्योंकि यहाँ पे तो ऑलरेडी पी आ चुका है। तो मुझे आर से लेफ्ट हैंड साइड पे चलना पड़ेगा एक पर्सन छोड़कर, यानी कि एस मेरा यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन आर में इस पर ये सेकंड वाली कंडीशन है, इस पे एस यहाँ पर भी आ सकता है और इसमें एस यहाँ पर भी आ सकता है। लेकिन उसने आगे लिखा हु फेसेस टू टी। पूरा आप लोगों को लाइन पढ़नी है। बोल रहा है कि 1 पर्सन सिट्स बिटवीन आर एंड एस हु फेसेस टू टी। हु किसके लिए यूज हुआ है, ये एस के लिए यूज हुआ है। जो एस एस जो है वो टी को फेस करता है। तो इस वाली कंडीशन पे तो देखिएगा, एस के सामने कौन आ गया, पी आ गया है। इसका मतलब ये वाली कंडीशन हमारी क्या हो गई है, गलत हो गई है। और इस वाली कंडीशन पे अब फिर से 2 कंडीशन बन गए मेरे पास में। अगर एस मान लीजिए कि यहाँ पे आता है तो फिर टी यहाँ पे आ जाएगा, और अगर एस यहाँ पे आता है तो टी यहाँ पे आ जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, इस वाली कंडीशन पे पी और आर को यहाँ पे एज इट इज़, पी को क्या करता हूँ, यहाँ से हटा के यहाँ पे लिख देता हूँ, और फिर मेरे पास में सेम कंडीशन बन गई है। तो मैं दोनों में एस को पुट करके देख लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, देखिए पी को मैंने यहाँ पे लिख दिया और सेम कंडीशन मैंने बना दी, आर और क्यू एज इट इज़ यहाँ पे थे। तो एक बार तो मैंने एस को कहाँ पे ले लिया, यहाँ पे ले लिया, और एक बार मैंने एस को यहाँ पे ले लिया, क्योंकि एक पर्सन छोड़ गए। तो इस वाली कंडीशन में तो टी यहाँ पे आ जाएगा और इस वाली कंडीशन पे टी यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि एस जो है वो टी को फेस करता है। फिर वो बोल रहा है कि क्यू एंड टी आर नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर। क्यू और टी एक दूसरे के इमीडिएट नेबर नहीं है। तो देखिएगा, क्यू और टी यहाँ पे इमीडिएट नेबर आ गए, इसका मतलब ये वाली कंडीशन क्या हो जाएगी, फिर से गलत हो जाएगी और ये वाली कंडीशन हमारी सही हो जाएगी। फिर वो बोल रहा है कि डब्ल्यू सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ वी। वी के बाएं और दूसरा कौन बैठता है, डब्ल्यू बैठता है। अब मान लीजिए कि अगर वी यहाँ पे होगा तो बाईं और दूसरा कोई हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी क्यू आया हुआ है। इसका मतलब वी यहाँ पे नहीं हो सकता। अगर मैं वी को यहाँ पे लिखता हूँ तो लेफ्ट में सेकंड, यानी कि लेफ्ट में सेकंड आप काउंट करोगे तो डब्ल्यू यहाँ पे हो सकता है। और फिर कहाँ पे हो जाएगा, यू बचा हुआ जो भी पर्सन होगा यहाँ पे हो जाएगा। लेकिन फिर उसने क्या बोला है, 3 पर्सन सिट्स बिटवीन यू एंड वी।
यू एंड वी, लेकिन यू और वी के बीच में तो 3% बैठ नहीं पाए, इसका मतलब वी यहाँ पे भी नहीं आएगा, तो वी यहाँ पे नहीं आ सकता, वी यहाँ पे नहीं आ सकता, तो वी के लिए सिर्फ एक ही कंडीशन बची, ये वाली। और इसके लेफ्ट में कौन आ जाएगा, डब्ल्यू आ जाएगा, और यहाँ पे यू आ जाएगा, और यू और वी के बीच में भी कितने परसेंट बैठ जाएंगे, यहाँ पे 3% बैठे हैं। आप राइट हैंड साइड से भी काउंट कर सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड से भी काउंट कर सकते हो। तो यहाँ पे जो है वो आपका पजल कंप्लीट हो गया है, सिटिंग अरेंजमेंट कंप्लीट हो गया है। ये इसका करेक्ट करेक्ट सीक्वेंस है। आई होप सो कि आप लोगों ने भी बना लिया होगा। बहुत ज़्यादा देखिए क्वेश्चन टफ नहीं है, आप लोग देख पा रहे होंगे। चीज़ें जो हैं वो डुएबल है, 20 मिनट में आप लोग इजीली इन क्वेश्चन को कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो सिलॉक्स का क्वेश्चन है। आप लोग समझिएगा इस क्वेश्चन को, बहुत आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान तरीके से आप लोग इसको कर सकते हो। देखिएगा, इसका क्या करना है, डायग्राम बनाना है हमें, तो डायग्राम बनाते हुए हम लोग सीधा इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा मैंने इसका डायग्राम बना लिया है, और अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपको स्टेटमेंट पढ़ना है, और स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपको डायग्राम बनाना है। तो सबसे पहले उसने बोला है कि ऑल चॉकलेट आर टॉफ़ी। तो ऑल चॉकलेट, चॉकलेट को मैंने यहाँ पे बनाया, आप देख सकते हो सी में, और टॉफ़ी को मैंने कवर करके बना दिया है चॉकलेट को, कि पूरा का पूरा चॉकलेट जो है वो टॉफ़ी में आ जाएगा। तो ये इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा डायग्राम बन गया। फिर वो बोल रहा है कि नो टॉफ़ी इज़ मफ़िन। नो टॉफ़ी इज़ मफ़िन, तो मैंने मफ़िन और टॉफ़ी के बीच में क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया, कि टॉफ़ी कभी भी मफ़िन में नहीं जा सकती। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो चॉकलेट है, जो टॉफ़ी के अंदर है, वो भी कभी भी मफ़िन में नहीं जा सकती। साथ ही साथ में यहाँ पे ये भी कंक्लूजन निकल गया। फिर उसके बाद में बोला कि ओनली अ फ्यू मफिन आर डार्क, तो मैंने फ्यू मफिन को क्या कर दिया, डार्क भी कर दिया, इस तरीके से सम वाली कंडीशन लगा के। अब देखिए कंक्लूजन बोल रहा है कि नो चॉकलेट इज मफिन, कोई भी चॉकलेट मफिन नहीं है। तो ये चीज़ तो मैंने आपको समझा दी थी कि अभी ये तो ट्रू ही होने वाला है, यानी कि ये फॉलो करेगा इसको, क्योंकि अगर टॉफ़ी चॉकलेट में नहीं जा सकती, तो टॉफ़ी के अंदर वाला जो भी टॉफ़ी जो है वो मफिन में नहीं जा सकती, तो टॉफ़ी के अंदर वाला जितना भी पार्ट होगा वो भी कभी भी मफ़िन में नहीं जा सकता। इसका मतलब चॉकलेट कभी भी मफ़िन में नहीं जाएगा, और यही बात उसने बोली है। इसका मतलब कि ये एकदम ट्रू होने वाला है। उसके बाद में देखिएगा नेक्स्ट वो बोल रहा है सम टॉफ़ी कैन नेवर बी डार्क। कुछ टॉफ़ी जो है वो कभी भी डार्क नहीं हो सकती। क्या आपको टॉफ़ी और डार्क का कोई भी रिलेशन पता है? हमें टॉफ़ी और डार्क का कोई भी रिलेशन नहीं पता है, इसलिए हम लोग श्योर नहीं है कि टॉफ़ी जो है वो डार्क में होंगी कि नहीं होंगी। तो हम लोग कभी नहीं कह सकते कि सम टॉफ़ी कैन नेवर बी, कुछ टॉफ़ियाँ कभी भी डार्क नहीं हो सकती, ये चीज़ हम लोग नहीं कह सकते, इसका मतलब ये गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आएगा, ओनली वन फॉलोज़। क्लियर है, ईज़ी सा था सिलॉक्स का, आप लोग ईज़िली इसको कर जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट और कंक्लूजन दिया हुआ है। हम लोग पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं, और डायग्राम बनाने के बाद में क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा डायग्राम मैंने इसका बना लिया है। ये बोल रहा है स्टेटमेंट नो पार्टी इज़ गैदरिंग। तो मैंने क्या किया, पार्टी बनाया, और पार्टी में बना के मैंने नो गैदरिंग था, तो मैंने गैदरिंग को बना के क्रॉस कर दिया। ये पूरा मेरा क्या होने वाला है, गैदरिंग होने वाला है। आप लोग देख सकते हो ये जी वाला पार्ट है, ये पूरा कवर इसको कर रहा है। कोई भी गैदरिंग पार्टी में नहीं जाएगा, या कोई भी पार्टी गैदरिंग में नहीं जाएगी, इस तरीके से। फिर उसने बोला कि ऑल समरी आर गैदरिंग। सभी की सभी समरी क्या है, गैदरिंग है। इसका मतलब सभी समरीज कहाँ पे आएंगी, गैदरिंग के अंदर आएंगी। तो मैंने समरीज को कहाँ पे बनाया, गैदरिंग के अंदर बना लिया। उसके बाद में उसने बोला है कि ओनली अ फ्यू गैदरिंग आर कमिटी। तो मैंने क्या किया, फ्यू गैदरिंग आर कमिटी, तो ये सम वाली कंडीशन यहाँ पे लग जाएगी। क्लियर है, आई होप सो कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। डायग्राम बहुत ज़्यादा टफ नहीं था इसका। कंक्लूजन देखिएगा। पहला वो बोल रहा है कि सम कमिटी कैन बी समरी। सम कमिटी, कमिटी कहाँ पे, यहाँ पे, और समरी कहाँ पे, यहाँ पे। उसने बोला है कि सम कमिटी कैन बी, क्या कुछ कमिटी समरी हो सकती है। क्लियर है। अब देखिए कमिटी को मैंने कहाँ पे बनाया, गैदरिंग में, इस वाले पार्ट में बना दिया। लेकिन मैं श्योर नहीं था ना, ये तो इस वाले पार्ट में भी तो बन सकता है ना, कमिटी इस वाले पार्ट में भी बन सकता है। क्लियर है। तो उसने बोला है कि सम कमिटी कैन बी समरी, तो ये ट्रू हो जाएगा कि जो कमिटी है वो समरी में आ सकती है, क्योंकि हमें नहीं पता कि गैदरिंग का कौन सा वाला पार्ट जो है वो आपका कमिटी में जाने वाला है। तो हो सकता है कि वो ये वाला पार्ट भी हो, तो इसलिए पहला वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सेकंड वाला बोल रहा है कि सम पार्टी कैन बी कमिटी। सम पार्टी कैन बी कमिटी। अब देखिए पार्टी और कमिटी का आपके पास में कोई रिलेशन है, कोई भी आपको रिलेशन नहीं पता है, तो पार्टी और कमिटी के बीच में कोई भी रिलेशन हो सकता है, आप उसको मना नहीं कर सकते। और फिर इसने कैन लगा दिया, कैन बी पॉसिबिलिटी लगा दी। तो हम अगर कंफर्म नहीं है तो वहाँ पे पॉसिबिलिटी वर्क करता है। क्लियर है, हमें नहीं पता कि पार्टी और कमिटी के बीच में क्या रिलेशन होने वाला है, वहाँ पर इसने कैन लगा दिया, इट कैन बी, हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है, तो ये भी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी कि बोथ फॉलोज, पहला भी सही है और दूसरा भी सही है, तो आप क्या बोलोगे, बोथ 1 and 2 फॉलोज। क्लियर है, इस तरीके से इसको कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर इसके 3 पे चलते हैं, देखिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि नो मार्कर इज होम,
ओनली अ फ्यू होम आर रूम और ओनली अ फ्यू रूम इज वेंस। तो इसका डायग्राम हम लोग बना लेते हैं और फिर समझ लेते हैं कि किस तरीके से इसको किया जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पे मैंने इसका डायग्राम बना लिया है, समझते हैं इसको। उसने बोला कि नो मार्केट इज़ होम, तो मैंने क्या किया, मार्केट यहाँ पे बनाया और होम को मैंने यहाँ पे बनाया और दोनों के बीच में मैंने क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया, ताकि ना तो कभी मार्केट होम में जाएगा और ना कभी होम मार्केट में आ सकता है कोई भी पार्ट। फिर वो बोल रहा है कि ओनली अ फ्यू होम आर रूम, सिर्फ कुछ होम जो है वो रूम है, यानी कि होम और रूम की कंडीशन यहाँ पे सम वाली यहाँ पे इस तरीके से लग जाएगी। क्लियर है, यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। फिर वो बोल रहा है कि ओनली अ फ्यू रूम इज वेंस, तो रूम और वेंस में फ्यू वाली कंडीशन इस तरीके से लग जाएगी। क्लियर है। अब उसने बोला है कंक्लूजन में कि सम होम आर वेंस, कुछ होम वेंस हैं। देखिए यहाँ पे है होम और यहाँ पे है वेंस। आपको कोई भी रिलेशन नहीं पता है होम और वेंस के बारे में, तो आप श्योर नहीं हो। और श्योर जब हम लोग नहीं होते हैं तब वहाँ पे पॉसिबिलिटी वर्क करती है हमारी। हमें नहीं पता कि होम जो है वो वेंस में आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन इसने यहाँ पे डेफिनेट पूछा है कि सम होम आर वेंस। यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं पूछा उसने कि यार हो सकता है, ऐसा नहीं बोला उसने। अगर पॉसिबिलिटी बोलता तब ये सही हो जाता, बट उसने यहाँ पे श्योर पूछा है कि सम होम आर वेंस, कुछ होम वेंस हैं। तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर सही नहीं मानेंगे, क्योंकि हमें कंडीशन नहीं पता है और हम लोग इस चीज़ को लेकर श्योर नहीं है। अगर वो पॉसिबिलिटी पूछता तब हम लोग कहते कि हाँ ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि सम होम जो है वो वेंस में जा सकते हैं। बट अगर आप श्योर होकर पूछना चाह रहे हो तब हम लोग नहीं कह सकते इस चीज़ को, तो आप क्या हो जाओगे, यहाँ पे गलत हो जाओगे। इसलिए पहले वाली कंडीशन क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। सेकंड कंडीशन में बोल रहा है कि सम मार्केट कैन नेवर बी रूम, कुछ मार्केट हैं वो कभी भी रूम नहीं हो सकते। अब एक चीज़ समझिएगा, मार्केट होम में नहीं जा सकता, इस चीज़ को लेकर तो हम लोग कंफर्म है। इसका मतलब मार्केट होम के किसी भी पार्ट में नहीं जाएगा यहाँ पे। यहाँ तक तो आप लोग कंफर्म हो कि यहाँ पे मार्केट नहीं आ सकता, लेकिन मार्केट यहाँ पे आपके रूम में तो आ सकता है ना। इस चीज़ को लेकर तो पॉसिबिलिटी बनती है ना कि ये जो मार्केट वाला पार्ट है ये रूम रूम के इस वाले पार्ट में तो आ सकता है, ये सिर्फ होम में नहीं जा सकता। तो अब उसने बोला है कि सम मार्केट कैन नेवर बी रूम, कुछ मार्केट जो है वो रूम कभी भी नहीं हो सकते। तो ये चीज़ भी इसकी गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हम लोग तो यहाँ पर कंफर्म है कि मार्केट का ये वाला पार्ट जो है वो यहाँ पर रूम में आ सकता है। आ सकता है इसका मतलब पॉसिबिलिटी तो है हमारे पास में कि आ सकता है, लेकिन उसने तो मना ही कर दिया कि कभी हो ही नहीं सकता। तो ये चीज़ तो उसकी गलत हो गई, इसलिए सेकंड वाला भी गलत हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे क्या करोगे, नाइदर वन फॉलोज नाइदर सेकंड फॉलोज, ना तो पहला फॉलो करता है ना ही दूसरा फॉलो करता है। क्लियर है। आप लोगों ने देख लिया, 3 क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे करवा दिए हैं, टोटल 5 क्वेश्चन थे। तो आप लोग लेवल एक बार समझ लो, उसके बाद में चीज़ें हम लोग रेगुलर क्लासेस में और अच्छे से कर लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस के ऊपर। और देखिएगा इनइक्वालिटी में भी बहुत ज़्यादा चीज़ें टफ नहीं पूछी गई हैं। आप लोग स्टेटमेंट पढ़ के डायरेक्ट आंसर कर सकते हो। स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है और उसके बाद में कंक्लूजन पूछा है। पहला जो आपका कंक्लूजन है वो पूछ रहा है कि बी इज़ ग्रेटर देन ई। तो अब आपको कैसे कंपेयर करना है, बी को देखना है और फिर ई को देखना है। आप लोग डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हो, बिल्कुल हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। तो मैंने क्या लिखा, बी इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू सी, और सी जो है वो डी के इक्वल है, तो सी को मैं लिख सकता हूँ, डी लिखने की ज़रूरत नहीं है मुझे। फिर मैं ई को इस तरीके से कर देता हूँ। तो यहाँ से मुझे कंफर्म पता चल रहा है कि बी इज़ डेफिनेटली ग्रेटर देन ई, और यहाँ पे ई की बात हुई थी तो बी इज़ ग्रेटर देन ई हो जाएगा। इसका मतलब पहला वाला कंक्लूजन क्या है, सही है। सेकंड वाला कंक्लूजन जो है वो जी और ई के बीच में आपको रिलेशन बताना है। तो जी आपको यहाँ पे देखना है और ई आपको यहाँ पे देखना है। तो आप डायरेक्ट देख के बता सकते हो कि जी इज़ डेफिनेटली ग्रेटर देन ई। 100% आप लोग श्योर हो तो सेकंड वाला भी फॉलो करता है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि यहाँ पे बोथ फॉलोज, पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। बोथ फॉलोज, या फिर आप इसको इस तरीके से मत करो, इस तरीके से लिखना है कि बोथ करेक्ट, बोथ करेक्ट। आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे वहाँ पे, आप लोग इजीली कर सकते हो इनको, और वहाँ पे पिक करके आप लोग आराम से आंसर कर देना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, स्टेटमेंट दिया हुआ है, कंक्लूजन देखिएगा। पहला पूछ रहा है कि क्यू इज ग्रेटर देन पी। तो क्यू आपका कहाँ पे, यहाँ पे, और पी आपका यहाँ पे। अब एक चीज़ समझिएगा, अच्छा क्वेश्चन है ये। यहाँ पर बीच में डिवाइड किया हुआ है, इसका मतलब ये वाला पार्ट आपका अलग है और क्यू से वी तक वाला पार्ट आपका अलग है। तो दोनों में आपको ना कॉमन चीज़ ढूंढनी होगी। यहाँ पे आपको क्यू और पी को कंपेयर करना है। तो क्यू तो आपके पास में इस वाले में है और पी आपके पास में इस वाले में है। तो आप लोग एक चीज़ देखिएगा कि टी कॉमन है दोनों में। 100% डेफिनेटली आपको एक चीज़ कॉमन ज़रूर मिलेगी अगर वो इस तरीके से आपको क्वेश्चन देता है तो क्यू को और टी को हम लोगों ने कंपेयर कर लिया। जो भी आपका कॉमन पार्ट मिलेगा उसको आपको कंपेयर करना है। और टी जो है ना वो पी से बड़ा है, इस चीज़ को आप लोग देखिएगा यहाँ पे, टी इज़ ग्रेटर देन पी, तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ। अब मुझे क्यू और पी का रिलेशन चाहिए, तो यहाँ से क्लियर मुझे समझ में आ रहा है कि क्यू जो है ना वो पी से बड़ा है। क्यू इज़ 100%, क्यू इज़ डेफिनेटली ग्रेटर देन पी। तो पहला वाला कंक्लूजन क्या हो जाएगा,
सही हो जाएगा। अब बात करते हैं सेकंड वाले कंक्लूजन की, तो सेकंड वाले को समझते हैं। आर इज ग्रेटर देन वी, तो आर मेरा कहाँ पे, यहाँ पे, और वी मेरा कहाँ पे, यहाँ पे। अगेन कॉमन पार्ट क्या है, टी है, तो मैं दोनों को टी से ही कंपेयर करूंगा। तो मैंने क्या किया, आर इज ग्रेटर देन, सॉरी, आर इज लेस देन टी, मैंने इस तरीके से लिखा। और टी इज, टी को और वी को क्या आप कंपेयर कर सकते हो, ये चीज़ आप लोग यहाँ पे देखो, टी और वी को आप लोग कंपेयर ही नहीं कर पाओगे क्योंकि ऑपोजिट साइन आ गए। देख रहे हो आप, ऑपोजिट साइन आ गए, इसका मतलब इस वाले रिलेशन को आप यहाँ पर कंपेयर कर ही नहीं सकते। तो ओनली फर्स्ट, इसका आंसर क्या आ जाएगा, ओनली फर्स्ट, इस तरीके से। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, स्टेटमेंट आपके सामने दिया हुआ है, कंक्लूजन समझिएगा। वो बोल रहा है कि P इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू टी। P जो है वो T से बड़ा या बराबर है यहाँ पे। तो P कहाँ पे है, ये चीज़ चेक करिए आप लोग, P यहाँ पे, और T कहाँ पे है, T हमारा यहाँ पे है। तो दोनों को कंपेयर करना है, तो अगेन हमें कॉमन पार्ट चाहिएगा। तो कॉमन पार्ट अगर हम लोग ढूंढते हैं तो हमें मिलता है M। M हमारा यहाँ पे क्या है, एक कॉमन पार्ट है। तो हम लोग P को और M को कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, M जो है वो O के इक्वल है, और O जो है वो P से ग्रेटर देन और इक्वल टू है। इसका मतलब M को मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ कि M इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू P, इस वाली कंडीशन पे। अब इस वाली कंडीशन पे मैं कंपेयर करूँगा किसको, M को और T को। तो यहाँ से भी मुझे समझ में आ रहा है कि M इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू T। अब देखिएगा, अब क्या यहाँ से P और T को कंपेयर कर सकते हो? बिल्कुल भी हम लोग यहाँ पे T और P को कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों के दोनों कंडीशन पे M इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू P, M इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू P। तो हम P और T के बारे में कुछ कंक्लूजन निकाल ही नहीं पाए। इसका मतलब पहला वाला फॉलो नहीं करेगा, कंपेयर नहीं कर सकते, या फिर पहला वाला फॉलो नहीं करेगा। सेकंड की बात करते हैं। सेकंड देखिएगा, उसने बोला है कि L इज़ ग्रेटर देन N। एल जो है वो एन से बड़ा होने वाला है। तो अगेन हम लोग देखेंगे एल और एन कहाँ पे, एल यहाँ पे है और एन हमारा यहाँ पे है। हम लोग सेम क्या करेंगे, एम से कंपेयर करेंगे, क्योंकि हमारे पास में जो कॉमन पार्ट है वो एम ही है। तो यहाँ पे देखिएगा, एल को और एम को कंपेयर किया तो एल इज़ ग्रेटर देन एम, इस वाली कंडीशन पे। और इसमें कंपेयर करेंगे तो एम इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू एन हो गया। तो यहाँ से आप कंपेयर करके देखोगे तो आप डेफिनेटली ये चीज़ क्लियर कर पाओगे कि एल जो है ना वो एन से ग्रेटर देन है। तो सेकंड वाला क्या हो जाएगा, फॉलोस हो जाएगा, फर्स्ट वाला नहीं हो रहा है। इसका मतलब आंसर आपका क्या आ जाएगा, ओनली सेकंड। क्लियर है, ओनली सेकंड आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप सो कि चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी और एग्जैक्ट लेवल जो है आपको पता चल जाएगा कि किस लेवल तक के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे। और इस साल आप लोग बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करके जाना, चीज़ें बिल्कुल भी टफ नहीं आएंगी, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक सीरीज आपको दी हुई है, एक अरेंजमेंट आपको दिया हुआ है, और इस अरेंजमेंट से आपसे यहाँ पे 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि कभी भी आप क्लर्क लेवल का जब भी एग्जाम देने जाओगे, तो ये टाइप की सीरीज आपके एग्जाम में पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना रहती है, यानी कि क्लर्क लेवल में ये क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन की थोड़ी सी ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा। सब सारी की सारी चीज़ें इसमें सामने लिखी हुई होती हैं, बस आपको यहाँ से पिक करके चीज़ें बतानी होती है। देखिएगा किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, किस तरीके से सॉल्व किया जाता है ये चीज़ भी समझ लेंगे। वो बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज सिक्स्थ टू द लेफ्ट ऑफ द 14th फ्रॉम द लेफ्ट एंड टू द गिवन अरेंजमेंट, यानी कि दी गई व्यवस्था के बाएं छोर से 14वें तत्व के बाईं ओर छठा निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है। यानी कि आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड से काउंट करते हुए चलना है, और जैसे ही आप 14th नंबर पे पहुंच जाओगे तो वहां पे कोई भी एलिमेंट हो सकता है, कोई भी सिंबल हो सकता है, कोई भी लेटर हो सकता है, वो जो भी है वो 14th नंबर पे होने वाला है। तो यहाँ से 14th नंबर पे पहुंच गए। अब ये जो भी यहाँ पे एलिमेंट होने वाला है, इसके लेफ्ट में आपको काउंट करना है कि लेफ्ट में इसके 6th नंबर पे कौन होने वाला है। यानी कि 1, 2, 3, 4 और 5 को छोड़कर आपको लेफ्ट में काउंट करना है और बताना है कि यहाँ पे कौन है, इस तरीके से। तो आप लोगों को मैं छोटे से ट्रिक बताता हूँ इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने की। आप लोग समझिएगा कि कभी भी क्वेश्चन में इस टाइप का क्वेश्चन आता है, और कभी भी क्वेश्चन में दोनों सेम डायरेक्शन लिखी हुई होती है, यानी कि लेफ्ट और लेफ्ट, सिर्फ बाएं और बाएं। तो दोनों अगर इस टाइप की लिखी हुई है तो आपको क्या करना है, दोनों का डिफरेंस फाइंड करना है। जैसे कि 14 और 6 का डिफरेंस कितना होता है, 8। तो आप लोग क्या करो, लेफ्ट हैंड साइड से 8th नंबर पे जो भी एलिमेंट होने वाला है वो आप लोग डायरेक्ट काउंट कर लो। ये मैंने 6 को माइनस कर दिया, कैसे कर दिया ये अभी मैंने आपको समझाया था कि आप जैसे काउंट करोगे 14 तक, उसके बाद में वापस लेफ्ट हैंड साइड पे आओगे किस नंबर पे, 14 से 6 नंबर काउंट करके। तो ये जो एलिमेंट आएगा ये आपका लेफ्ट हैंड साइड से 8th एलिमेंट ही होने वाला है। तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको माइनस ही कर देंगे। लेकिन अगर वो चेंज कर देता, यानी कि मान लो यहाँ पे लेफ्ट दिया होता और यहाँ पे राइट दे देता, यहाँ पे बाएं दिया होता और यहाँ पे दाएं दे देता, जब ऑपोजिट डायरेक्शन दे देता, तब आपको क्या करना है, तब आपको यहाँ पे एडिशन करना है। कैसे, अब मान लीजिए 14 नंबर पर आए यहाँ पे, और उसके बाद में
राइट हैंड साइड पर आपको काउंट करना है 6, तो आप इससे राइट हैंड साइड पे जाओगे तो यहाँ पर आप लोगों का जो भी नंबर होगा वो राइट हैंड साइड से स्टार्टिंग से कौन सा नंबर होगा, 20 नंबर पे होगा। तो आप लोगों को क्या करना है, डायरेक्ट ऐड कर देना है कि 14 प्लस 6 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 20 हो जाएगा। क्लियर है, दोनों चीज़ें मैंने आपको समझा दी है। तो अभी मैंने आपको बताया कि सेम डायरेक्शन होती है तो डिफरेंस फाइंड करना है, इसका मतलब डायरेक्ट मैं 8th नंबर वाला काउंट कर लेता हूँ लेफ्ट हैंड साइड से। तो काउंट करते हैं 8th, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी कि एम क्या हुआ, मेरा लेफ्ट हैंड साइड से 8th नंबर पे था और यही मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप सो कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, और अगर क्लियर हो गई है तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप कभी भी यहाँ पे गलत नहीं करोगे और अपना समय भी यहाँ पे बचा लोगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट वो बोल रहा है कि इफ़ ऑल द सिंबल्स आर ड्रॉप्ड फ्रॉम द सीरीज, अगर सभी सिंबल को ड्रॉप कर दिया जाए सीरीज से, विच एलिमेंट विल बी 12th फ्रॉम द राइट हैंड, तो कौन सा एलिमेंट 12th होगा राइट साइड से, ये चीज़ आपको बतानी है। यानी कि सभी प्रतीकों को अगर श्रृंखला से हटा दिया जाए तो कौन सा तत्व दाएं छोर से बाहर हुआ होगा। यानी कि सिंबल आपको हटाने हैं, प्रतीक आपको हटाने हैं, और वो भी राइट हैंड साइड से। तो मैं राइट हैंड साइड से पहले क्या कर देता हूँ, जो भी हमारे सिंबल्स होने वाले हैं, प्रतीक होने वाले हैं, उनको मैं हटा देता हूँ। यानी कि एंड हमारा हट जाएगा, इसको हमें काउंट नहीं करना है। हट गया एंड, उसके बाद में एट द रेट जो है वो भी हमारा हट जाएगा, इसको भी काउंट नहीं करना है। परसेंटेज जो यहाँ पे दिया हुआ है इसको भी हटा देंगे, इसको भी काउंट नहीं करना है। अब क्या करना है, 12th नंबर काउंट करना है राइट हैंड साइड से। तो हमारा फर्स्ट कौन आएगा, यू आएगा फर्स्ट पे। ये जो 2 लिखा हुआ है सेकंड पे आएगा, बी आएगा थर्ड पे, आई आएगा फोर्थ पे। इस तरीके से हमें काउंट करना है। तो 4 तक आ चुके हैं, ये नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8, 9, 10, 11 और 12, यानी कि वाई कौन से नंबर पे आया है, 12 नंबर पे आया राइट हैंड साइड से। तो वो कौन सा एलिमेंट होगा जो राइट हैंड साइड से 12th पे आना है, वो होगा हमारा वाई। क्लियर है, तो आई होप सो कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। और देखिए इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी जाएंगे, ऐसा नहीं कि इनसे बहुत ज़्यादा अलग चीज़ें पूछ ली जाएंगी, इसी टाइप के पूछे जाएंगे, तो आप लोग प्रिपेयर होकर जाइएगा इस टाइप के क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिएगा, क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द ऑड वन आउट, जो भी अलग होने वाला है उसको यहाँ पे आपको पिक करना है और बताना है कि कौन सा इनमें से अलग होने वाला है। कोई ना कोई पैटर्न पे ये जो पांचों आपके पास में लिखी हुई चीज़ें, ये किसी ना किसी पैटर्न को फॉलो कर रही हैं। आपको बताना है कि कौन सा है जो इस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा करेक्शन है, जो ऑप्शन नंबर डी है आपका, ये आपका है R2 और 1 लिखा हुआ है, ये 7 नहीं है, ये 1 लिखा हुआ है। क्लियर है, ये 1 कर लीजिएगा, इसको 7 नहीं है, यहाँ पे 7 को हटा दीजिएगा। इस तरीके से R2 और 1 कर लेना है। चलेगा, पैटर्न को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं और फिर बताते हैं कि कौन सा इनमें से अलग होने वाला है। तो पहला ये बोल रहा है कि N64। तो देखिए N कहाँ पे, N हमें फाइंड करना है, तो N हमारा यहाँ पे और 6 पे जाना है हमें। तो N से अगर राइट हैंड साइड पे जा रहे हैं तो नंबर 1 2 3 4, राइट हैंड साइड पे जा रहे हैं 4th नंबर पे, तो हमारा 6 मिल गया। और जब N से लेफ्ट हैंड साइड पे 3rd नंबर पे जा रहे हैं तो हमें 4 मिल जाता है। यानी कि कोई भी यहाँ पर जो भी आपके सामने लेटर लिखा हुआ है उसके राइट हैंड साइड पे जाना है 4 नंबर पे और लेफ्ट हैंड साइड पे जाना है 3rd नंबर पे। तो हमारे पास में जो नेक्स्ट जो भी चीज़ें लिखी हुई होंगी वो डायरेक्ट यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। तो फर्स्ट वाला इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है, सेकंड वाले को देखते हैं। डी हमारा यहाँ पे है, तो डी से अगर राइट हैंड साइड पे 4 नंबर पे जाते हैं तो 1 2 3 4 8 हो जाएगा। और डी से लेफ्ट हैंड साइड पे 3 पे जाते हैं तो 1 2 3 6 हो जाएगा। तो 86 यहाँ पे लिखा हुआ है, ये भी उसको फॉलो करता है। इसी तरीके से आप देखोगे तो इसको थर्ड भी फॉलो करेगा, ऑप्शन नंबर सी। फोर्थ भी फॉलो करेगा, लेकिन ये जो 5th नंबर पे लिखा हुआ है 8EL, ये इसको फॉलो नहीं करेगा। आप लोग चेक कर सकते हो। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ई हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन सबसे अलग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आई होप सो कि ये चीज़ आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये आपका एक सेटिंग अरेंजमेंट है। अनसर्टेन नंबर ऑफ पीपल, यानी कि हमें नहीं पता कि सीरीज में कितने, या फिर उस जो आपका सेटिंग अरेंजमेंट दिया हुआ है इसमें कितने पर्सन बैठने वाले हैं। हमें यहाँ पे जो भी डायरेक्शन दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग हम लोग हमारा अरेंजमेंट बनाएंगे और फिर उसके बाद में इसको बताएंगे कि किस तरीके से अरेंजमेंट यहाँ पे बनाए। चलेगा, इसको सॉल्व करने का स्टार्ट करते हैं। ये बोल रहा है कि सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन आर सिटिंग इन अ रो, ऑल ऑफ देम आर फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, सभी के सभी किस तरफ फेस किए हुए हैं, नॉर्थ की तरफ फेस किए हुए हैं। अब यहाँ से हमारा जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो स्टार्ट हो रहा है। क्यू सिट्स सिक्स्थ फ्रॉम द राइट ऑफ एस, एस के राइट में सिक्स्थ कौन बैठता है, क्यू, यानी कि एस यहाँ पे होगा, फिर 1 2 3 4 5 और उसके बाद में कौन बैठेगा, यहाँ पे क्यू बैठ जाएगा। एस के राइट में 6 कौन बैठा है, क्यू बैठा है। क्लियर है। फिर वो बोल रहा है कि टी सिट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, टी जो है ना वो क्यू के लेफ्ट में 4 बैठता है। इसका फेस किस तरफ है, नॉर्थ की तरफ है। इसका फोर्थ काउंट करते हैं, 1 2 3 4, तो टी कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा।
क्लियर है? तो अब मैं ये कंडीशन बना लेता हूँ और मैं यहाँ पे आपको हमेशा बताता हूँ कि 2 पॉसिबिलिटी बनाया करो, 2 कंडीशन बनाया करो, ताकि क्वेश्चन को करने में थोड़ी-सी आसानी रहेगी। क्लियर है? तो चलिए मैं दोनों यहाँ पे आपको बना के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिएगा मैंने दोनों कंडीशन बना ली है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि एस और क्यू के बीच में यहाँ पे 5% बैठे हैं और क्यू के लेफ्ट में फोर्थ कोने टी बैठा हुआ है। एस और क्यू के बीच में 5% है और क्यू के लेफ्ट में फोर्थ कोने टी बैठा हुआ है। नेक्स्ट लाइन में बोल रहा है कि ओनली 2% सिट बिटवीन क्यू एंड पी। क्यू और पी के बीच में सिर्फ 2 ही परसेंट बैठते हैं। तो अगर क्यू के लेफ्ट में पी होगा तो वो इस तरफ हो जाएगा और क्यू के राइट में पी होगा तो वो इस तरफ। एक कंडीशन और हमें बनानी पड़ेगी पी के लिए और 2% बीच में बैठाने पड़ेंगे और पी जो है वो हमारा यहाँ पे हो जाएगा। इतना आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा यहाँ पे। फिर वो बोल रहा है कि आर सिट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ एस। आर जो है वो एस के लेफ्ट में फोर्थ नंबर पे बैठता है, यानी कि यहाँ पे 1 2 3 और फिर कौन बैठेगा? आर बैठेगा। सेम इस वाली कंडीशन पे भी 1 2 3 करके आर को बैठाना पड़ेगा, क्योंकि आर जो है वो एस के लेफ्ट में बैठा है। कितने नंबर पे? फोर्थ नंबर पे। चलेगा, अब सीधा इसकी बना लेते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा मैंने आर को भी बैठा दिया और आर और एस के बीच में 3% भी मैंने यहाँ पे बैठा दिए। क्लियर है? और देखिएगा नेक्स्ट वो बोल रहा है कि यू सिट्स बिटवीन एस एंड टी। यू जो है वो एस और टी के बीच में बैठता है, यानी कि यू कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा। तो यू को भी मैं एक बार लिख देता हूँ। तो यहाँ पे देखिएगा मैंने यू को भी बैठा दिया है और उसके बाद में देख लेते हैं। फिर वो बोल रहा है कि वी सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ यू। वी जो है ना वो यू के राइट में सेकंड बैठता है। तो यहाँ पे देखिएगा इस वाली कंडीशन पे तो पी बैठा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे तो आ नहीं सकता और इस वाली कंडीशन पे कोई नहीं था, तो मैंने यू के राइट में सेकंड किसको बैठा दिया? वी को बैठा दिया। आई होप सो कि ये चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। यू के राइट में सेकंड कौन बैठा है? वी बैठा है और ये कंडीशन हमारी गलत हो चुकी है, क्योंकि यू के राइट में सेकंड यहाँ पे कौन बैठा हुआ है? पी बैठा हुआ है। अब देखिएगा यहाँ पे आगे समझिएगा। वो बोल रहा है कि W इज़ थर्ड फ्रॉम एनी ऑफ द एंड। W जो है वो किसी भी एंड से थर्ड पोजीशन पे है, तो आपको एंड से काउंट करना होगा और थर्ड पोजीशन पे W को बिठाना होगा। क्लियर है? आगे चलते हैं। अभी देखिए एक चीज़ समझिएगा, आप लोग इस तरीके से मत कीजिएगा कि W यहाँ पे नहीं आ सकता क्योंकि ये तो एंड से यहाँ पे Q आ गया। हमें नहीं पता कि सीरीज में कितने पर्सन है। पी के राइट में भी और हो सकते हैं और क्यू के राइट लेफ्ट में भी और भी हो सकते हैं, इस तरीके से। तो हमें अभी एंड का नहीं पता चला है, इसलिए डब्ल्यू हमारा कंफर्म नहीं हो पाएगा। फिर वो बोल रहा है कि एस इज 8 फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द रो। अब एस के बारे में हमें पता चल गया है कि एफ जो है एस जो है वो लेफ्ट हैंड साइड से 8th पोजीशन पे है, यानी कि ये जो है वो 8th पोजीशन पे है। तो इससे लेफ्ट में कितने परसेंट बैठे होंगे? 7% बैठे होंगे। काउंट करते हैं अब हम लोग। 1 2 3 4, यहाँ तक पहुँच गए। 3 और बैठाने हैं, 1 2 और 3 इस तरीके से करके। तो मैं 3 को और बैठा लेता हूँ। अब एक चीज़ और समझिएगा आप लोग, एक बार मैं 3% को यहाँ पे इसी तरीके से बैठा देता हूँ यहाँ तक। अब आगे देखिएगा बैठ गया। उसके बाद में बोला है कि 6% सिट बिटवीन डब्ल्यू एंड वी। ये जो लाइन है ना ये इंपॉर्टेंट है, जो कि डब्ल्यू की कंडीशन को फिक्स करती है। क्योंकि अगर आपने मान लीजिए कि इस तरीके से कर दिया कि यार लेफ्ट हैंड साइड से तो हमें एंड पता चल गया है, और अगर हम डब्ल्यू को थर्ड पोजीशन पे बैठाते हैं तो डब्ल्यू यहाँ पे हो जाएगा और डब्ल्यू और वी के बीच में 6% बैठने चाहिए थे। तो आप लोग काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन यहाँ पे तो 7% बैठे। इसका मतलब ये वाली कंडीशन भी आपकी गलत हो जाएगी। तो डब्ल्यू कहाँ पे आएगा? तो डब्ल्यू जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे नहीं आकर डब्ल्यू जो है वो आपका राइट हैंड साइड पे आएगा। क्लियर है? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि दोनों एंड पे हमें नहीं पता कि कितने परसेंट बैठने वाले हैं और हमें ना नंबर ऑफ पर्सन पता है, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड पे आप डब्ल्यू को नहीं लिखोगे। तो आपका जो सीरीज होगा वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। यहाँ पर आपके जो भी जितने पर्सन बचे वो यहाँ पे आ जाएंगे और डब्ल्यू जो है वो आपका राइट हैंड साइड से थर्ड पोजीशन पे आ जाएगा, यानी कि पी के राइट में 3% और आपको बिठाने पड़ेंगे। और यहाँ से आप वी और डब्ल्यू के बीच में काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 5 और 6% बैठे हुए। यानी कि ये जो सेकंड वाली कंडीशन बनी है ये आपका एकदम करेक्ट आंसर बना हुआ है। यहाँ पे एक चीज़ और चेक कर लेते हैं। एस जो बोल रहा था कि यहाँ पे देखिएगा एस जो है वो इज 8th फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ रो। एफ एस के एस जो है वो लेफ्ट हैंड साइड से 8th नंबर पे बैठा हुआ है, तो एस के लेफ्ट में जो है वो 7% होने चाहिए थे। काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी कि 1% मैंने यहाँ पे ज़्यादा बना दिया। इसको आप लोग हटा लीजिएगा, इसी वजह से मैंने काउंट किया यहाँ पे, मुझे लगा था कि एक ज़्यादा बन गया, तो इसको आप लोग हटा दीजिएगा। अब देखिएगा अब पूरा का पूरा आपका कंडीशन एकदम सही होने वाला है और ये आपका अरेंजमेंट बन गया है। तो अनसर्टेन नंबर ऑफ पीपल अगर आता है तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब देखिएगा कंप्लीट पेपर में से मैंने बहुत से क्वेश्चन आपको करवा दिए, अराउंड 26-27 क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे करवा दिए हैं। लेवल आपको एकदम पता चल गया होगा कि किस लेवल के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे। तो आप लोग
चीज़ें जो हैं वो इसी लेवल की तैयार कीजिएगा। प्री एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा चीज़ें टफ लेवल पे नहीं जाती है। अपनी बस स्पीड और एक्यूरेसी के ऊपर काम कीजिए थोड़ा-सा। ये दोनों जब आपके अच्छे हो जाएँगे तो आप लोग ईज़िली क्वेश्चन को कर जाओगे। क्लियर है? अगर इस क्वेश्चन पेपर को लेकर कोई डाउट है तो आप लोग ज़रूर पूछ लीजिएगा। अगर आप इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाह रहे हो तो इंस्टाग्राम की डिटेल भी लिखी हुई है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और फिलहाल के सिर्फ इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।